मैं सोलिसिटर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या ईए एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका कोई इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, कॉल जाने से पहले आपके साथ थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता जाऊँ। और अक्सर मुझे ये एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि अगर एक ब्रिटिश सिटीज़न हो के अगर हम एक यूरोपियन कंट्री में जाते हैं और वहाँ हम टीटी राइट्स एक्सरसाइज करते हैं, हम अपने डिपेंडेंट्स को वहाँ बुला सकते हैं और इवेंचुअली अगर हम यूके रह सकते हैं या नहीं। इन शॉर्ट द आंसर इज़ येस, लेकिन इसमें कोई ऐसी शराइत हैं जो आपने पूरी करनी होती हैं और उसकी रिक्वायरमेंट्स मैं आपके साथ जल्दी से शेयर कर दूँ। अगर आप सरिंदर सिंह रूट इस्तेमाल करना चाहते हैं, सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ एक ब्रिटिश नेशनल और मैं जाता हूँ बेल्जियम में और वहाँ मैं टीटी राइट्स एक्सरसाइज शुरू कर देता हूँ। मैं वहाँ अपने पाकिस्तानी फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे मेरी वाइफ एंड चिल्ड्रन, मैं उनको वहाँ बुला सकता हूँ बेल्जियम में। पहली शर्त ये है कि आपकी शादी होनी चाहिए 31 फरवरी 2020 से पहले। अगर आपकी शादी 1 फरवरी 2020 से पहले हुई थी, आपके पास टाइम लिमिट है 29 मार्च 2022 तक आप और आपकी फैमिली यूके एंटर हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी शर्त है कि आप और आपकी फैमिली इकट्ठे रहे थे यूरोपियन कंट्री में बाय 1 जनवरी 2022। सो ये याद रखें, दो शर्तें हैं कि पहले तो आपकी शादी कब हुई थी और आप और आपकी फैमिली इकट्ठे रहे थे एक यूरोपियन कंट्री में, जो डेडलाइन है 1 जनवरी 2022। अगर आपकी शादी हुई थी 1 फरवरी 2020 के बाद, फिर आप और आपकी फैमिली ने एंटर होना है 31 दिसंबर 2020 से पहले। और वही रिक्वायरमेंट, जो दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आप और आपकी फैमिली इकट्ठे रहे थे इन यूरोपियन कंट्री इन 2020 जो अभी है, ये आपने सेटिस्फाई करनी है। सो अगर कोई व्यूअर अभी प्रोग्राम ये देख रहा है, सोच रहा है कि मैं अपनी फैमिली को बुलाना चाहता हूँ यूरोपियन कंट्री और हम एंटर हो जाएं टू यूके, अब थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि टीटी राइट्स आप एक्सरसाइज कर लेंगे। शायद आप पहली रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करते हैं कि आपकी शादी हुई थी 1 फरवरी 2020 से पहले, लेकिन जो दूसरी रिक्वायरमेंट जो यूके इमिग्रेशन ने लगाई है कि आप और आपकी फैमिली इकट्ठे रहे थे बाय 1 जनवरी 2022, वो आप सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे क्योंकि अभी हमारे पास टाइम लिमिट बहुत कम है। तो इसका प्लीज़ ज़रूर ख्याल रखिएगा। लेकिन अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, जैसे अपने भाई को बुलाना चाहते हैं एक वर्क परमिट वीज़े पर इन यूरोपियन कंट्री, उसमें काफ़ी ज़्यादा रूट्स आजकल हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम आपकी इसमें हेल्प भी कर सकते हैं। ये थी इस वीक की इम्पोर्टेंट अपडेट। नाजरीन, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम सलाम। सर, मैं पूछना है, हम लोग का मेरा मेरा वाइफ का और एक बेटी है, उसका 19 हो गया, वो हॉस्पिटल में कम करता अप्रेंटिस में, और एक हमारा बेटा है वो ब्रिटिश हो गया अभी 10 साल के बेस के ऊपर। हम लोग को पहला एक्सटेंशन मिला 2.5 साल का 7 ईयर बेस के ऊपर बच्चे के ऊपर। अभी हम कैसा ऑनलाइन करना, क्या उसका कितना क्या क्या चाहिए लगानी है? 2.5 साल का बहुत है, लगाना चाहिए। क्रेडिट कार्ड कैसे करना है उसका अप्लाई? सॉरी, जो आपकी जो बच्ची हॉस्पिटल में, उसकी एज कितनी है? उसका 20 ईयर होने वाला है। 20 ईयर की बेस के ऊपर? वो 20 ईयर्स एज की है उसकी एज? हाँ, एज की है, और 7 ईयर के बेस को मिला था ना हम लोग को। ठीक है, और आप भी, आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं? अभी बेटा भी अभी ब्रिटिश हो गया 10 साल के बाद। ठीक है, अभी हमको पूछना है क्या क्या उसका लेके आइए अप्लाई करने के लिए। आपका वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है? उसका एक्सपायर हो रहा है जनवरी में, 20 जनवरी में। 21 जनवरी में।
ठीक है। और आप किसके बारे में पूछ रहे हैं अब, आपकी बेटी के बारे और अपने बारे? तीनों हम लोग के बारे में पूछे, हम तीनों का करना, पढ़ाई करना। तीनों का करना पड़ेगा, मैं समझ गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल मेरा का। मेरा वाइफ। ठीक है, देखिए अगर आपको बच्चे की बेस के ऊपर वीज़ा मिला था जो ब्रिटिश हो गई है, आपको 28 डे से पहले आपने अप्लाई करना है। और मेनली आपने दिखाना है कि आप, जो आपकी बड़ी बेटी है चाहे वो ओवर 18 होगी, आप इकट्ठे रह रहे हैं एक हाउस होल्ड में, उसके लिए आप मज़ीद बिल्स लगा सकते हैं और प्रूफ्स के आप सारे इकट्ठे रह रहे हैं, जीपी लेटर। और बच्ची जो आपकी जो ब्रिटिश है, जो अंडर 18 है, उसका वो स्कूल लेटर्स भी लगा सकते हैं। अगर ये चीज़ें आप लगा दें एप्लीकेशन के साथ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो जी, सिकम जी। हाँ जी जी जी। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये था, है ना, हमारी फैमिली है जो जर्मन के बच्चे, जर्मन पासपोर्ट है सबके पास, और जो उनकी माता जी है उनके पास इंडियन पासपोर्ट है। वो इंडिया से 6 मंथ का वीजा लेके आए थे, लेकिन अभी उन लोगों को कौन सा वीजा पर आके अप्लाई करना चाहिए? सॉरी, सवाल क्या था आपका? जी, हमारे पास ना जर्मन के वो पासपोर्ट, तो मैंने जर्मन सुन से आए, लिया अभी। जी जी। तो जो मिसिज है उसके पास इंडियन पासपोर्ट था, वो इंडिया से आई है हॉलीडे, उसका 6 मंथ का वीजा लगा है इंडिया से। ठीक है। तो अभी हम लोगों को कौन सा वीजा अप्लाई करना चाहिए? ठीक ठीक है, आपकी शादी हुई है उसके साथ? जी जी। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। क्योंकि आपकी शादी हो चुकी हुई है आपकी वाइफ के साथ, और आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूर होगी। अब आपकी वाइफ यहाँ एंटर हो गई और वो वापस नहीं जाना चाहती, बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर आप उनका स्टेटस अप्लाई कर ले अंडर द सेटलमेंट स्कीम, और वो जिसको कहते हैं प्री सेटल स्टेटस, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके वाइफ को वो 5 साल का रेजिडेंस ग्रांट कर देंगे। जैसे उसके 5 साल पूरे हो जाते हैं, उसके बाद उसको ग्रांट कर देंगे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। सो मेनली आपने यही लगाना होगा एप्लीकेशन के साथ, उसकी मैरिज सर्टिफिकेट और प्रूफ कि वो आपके साथ अभी रह रही है यूके में, और आपका स्टेटस का प्रूफ भी आप साथ लगा दें एप्लीकेशन में, वो भी अच्छा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी वाइफ को वो ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमरान भाई, मुझे आपसे ये सवाल करना था कि मेरे 3 बच्चे हैं माला से, और तीनों ब्रिटिश हैं। ठीक है। और मुझे उन्हीं की बेस पे 10 साल का वीज़ा मिला था। ठीक है। तो मेरी एक एक्सटेंशन हो चुकी है, मैंने दूसरी के लिए अप्लाई किया अगस्त में। ठीक तो है। उस बाद ना मुझे कोई रिस्पांस लाइक मैट्रिक वगैरह के लिए कुछ ईमेल वगैरह भी नहीं आई। तो मैं इसीलिए पूछना चाहती कि वो कितना टाइम लगता है। ठीक है, जब आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी अगस्त में, उसके बाद उन्होंने आपको बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाया या नहीं? नहीं, कोई नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, कोविड से पहले क्या होता था, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते थे और ऑनलाइन जाके आप फौरी तौर पर अपॉइंटमेंट बुक कर लेते थे अपनी फिंगरप्रिंट्स देने के लिए सेंटर में। जब ये कोरोना का इशू हुआ, फिर होम ऑफिस ने अपॉइंटमेंट्स बंद कर दी, और आपको वो इनविटेशन बेस पर वो बुलाते थे कि आप अपने फिंगरप्रिंट्स आके दे जाएं, या आप हमें ईमेल के ज़रिए अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दें। अभी आपने अगस्त में एप्लीकेशन सबमिट किया है, होम ऑफिस ने एक पब्लिकेशन पब्लिश की थी पिछले माह, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन एप्लीकेंट्स ने एप्लीकेशन सबमिट किया था बाय सितंबर, उन सब को हम बुला रहे हैं फॉर अपॉइंटमेंट बायोमेट्रिक्स के लिए, या हम उनको कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें ईमेल के ज़रिए हमें अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दें अगर हमारे पास उनका डेटा ऑलरेडी है। मेरे ख्याल में बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर आप होम ऑफिस को कांटेक्ट कर लें और उनको आप एक्सप्लेन करें कि जी मैंने एप्लीकेशन अगस्त में सबमिट की थी, आपकी जो पॉलिसी है वो साफ़ कह रही है कि हमने सब एप्लीकेशंस को तकरीबन प्रोसेस कर लिया है जो सितंबर तक सबमिट हुए थे, और मेरी अभी तक फिंगरप्रिंट्स की रिक्वेस्ट नहीं आई, प्लीज़ मुझे एक अपॉइंटमेंट दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको दे देंगे। मेरा भी एक क्लाइंट था जिसमें सेम सिचुएशन में था। जब मैंने उनको कांटेक्ट किया, फौरी तौर पर विदिन 2-3 डेज़ उन्होंने उसको बुला लिया है फिंगरप्रिंट्स के लिए। इसलिए बेस्ट चीज़ ये होगी कि होम ऑफिस को कांटेक्ट कर लें और फिर वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी कामरान भाई, मेरा एक छोटा सा सवाल है। ठीक है। तो जी, वो कामरान भाई, बात यह है कि हमने ना 2 साल हो गए हैं, तो हमने एप्लीकेशन की फ्रेश क्लेम किया था।
क्या क्लेम किया था? सॉरी, तो 2 साल से अभी तक मेरा कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, मेरा कौन सा बेटी क्लेम है। किया था आपने? सॉरी, जी जी, 2 साल हमने ना एप्लीकेशन की हुई है, फ्रेश क्लेम किया हुआ है ना, ठीक है, फ्रेश क्लेम किया हुआ, तो ठीक 2 है, साल से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, अभी जो इसी दौरान जो मेरी बेटी है ना एक, वो हाफ लाइफ से ज्यादा उसकी गुजर गई है। वो उसकी एज अभी कितनी है? अभी उसकी पहले उसकी थी, जब हम आए थे उसको 10 साल की थी, तो अभी जो है ना वो 21 की है। ठीक है, तो जी, तो मुझे बस असल में बता रहे कि क्या उन्हें हम होम ऑफिस को कुछ राब्ता करें उनसे कि या अभी हमें स्टिल वेट करना चाहिए, बस मेरा ये सवाल है। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू। देखिए, जहाँ तक असाइलम क्लेम्स में आजकल बहुत ज़्यादा बैकलॉग है ये असाइलम क्लेम्स में, साल साल 2-2 साल वेट ये आजकल आम हो गई है। आप ज़रूर सॉलिसिटर के थ्रू उनको लिख सकते हैं कि प्लीज़ मेरे एप्लीकेशन को एक्सपेडाइट करें और जल्दी से मुझे जवाब दें, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में जवाब नहीं आएगा क्योंकि बैकलॉग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि होम ऑफिस को मैनेज भी नहीं कर सकती। और इन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया है 2-3 माह पहले कि हमारी जो बैकलॉग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और तकरीबन लास्ट मंथ एक डेटा होम ऑफिस ने पब्लिश किया था कि तकरीबन कितने लाख असाइलम क्लेम्स अभी सिस्टम में पेंडिंग है। इट्स रिकॉर्ड हाई सिंस 2010 के असाइलम क्लेम्स अभी सिस्टम में पेंडिंग है जिनका जवाब होम ऑफिस ने अभी तक दिया भी नहीं है। अब आपने मुझे बताया कि आपकी जो बेटी है उसकी हाफ लाइफ यहाँ यूके में गुजर गई है। मेरे ख्याल में बेस्ट चीज़ ये होगी आप अपनी बच्ची की एप्लीकेशन सबमिट कर दें फौरी तौर पर। अगर आपके पास पैसे नहीं है या उसके पास पैसे नहीं है, आप फी वेयर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके पैसे बच जाएंगे। और जैसे ही आपने उसकी एप्लीकेशन सबमिट कर दी, अपनी एप्लीकेशन भी आप सबमिट कर दें उसके साथ साथ कि हमें भी वीज़ा ग्रांट किया जाए, चाहे वो ओवर 18 है लेकिन वो हमारे साथ रह रही है, हमारे ऊपर वो डिपेंडेंट है, इस बेस के ऊपर हमें भी वीज़ा दिया जाए क्योंकि हम एक परिवार हो के हमारे सारे टाइज यहाँ हैं। अगर आप इसको वीज़ा देंगे और हमें वापस भेज देंगे, हमारा जो परिवार है वो टूट जाएगा और वो होगा अनफेयर और ब्रीच ऑफ आवर राइट्स अंडर आर्टिकल 8। सो मेरे ख्याल में बल्कि बजाय आप वेट करें अभी और साल 1.5 साल फर्दर सबमिशन में, आप फौरी तौर पर अपनी बेटी का और अपना और आपकी वाइफ का, जो अगर आपके और बच्चे हैं उनका फौरी तौर पर एप्लीकेशन सबमिट कर दें और मेरे ख्याल में आपके लिए बहुत जल्द गुड न्यूज़ होगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। वालेकुम सलाम। कमल भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन था कि मैंने मैं गवर्नमेंट की IDV थ्रू के तहत अप्लाई किया था, उसके अंदर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया उनका। आपने अप्लाई कब किया था? मेरा 2.5 साल का वीजा था और अभी मुझे 2.5 साल का और मिलेगा क्योंकि मेरे फिंगरप्रिंटिंग सब हो गए थे, तो उन्होंने मुझे IDV ऐप के लिए एप्लीकेशन भेजा था और फिर मैंने उसके थ्रू। ठीक है, आपने एप्लीकेशन कब सबमिट की थी? तो अभी तक रिप्लाई नहीं आया। आप बता सकते हैं कि कब तक वो रिप्लाई करेंगे? सॉरी, आपने एप्लीकेशन कब सबमिट की थी? एप्लीकेशन सबमिट की अगस्त में। और ऐप में डॉक्यूमेंट्स आपने कब जमा कराए थे? वही ऐप में मैंने जब खत्म हो रहा था 2 अगस्त को, और मैंने ऐप उसमें डाउनलोड की थी 15 अगस्त को और मैंने एप्लीकेशन डाली थी। नहीं, एप्लीकेशन आपने कब पेमेंट की थी एप्लीकेशन की, होम ऑफिस फीस की? सॉरी, मैं आपका समझा नहीं, सॉरी। एक तो है ना, अगस्त में आपने IDV ऐप के थ्रू आपने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, उससे पहले आपने एप्लीकेशन कब सबमिट की थी जब आपने होम ऑफिस की फीस भरी थी, वो कब आपने की थी? मैंने होम ऑफिस की फी मुझे सिर्फ 70 भरनी थी, वो मैंने भरी थी बस, और कोई फी मैंने नहीं भरी थी, और वो मैंने अप्लाई की थी जुलाई। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आपने मुझे बताया कि जुलाई में आपने होम ऑफिस की फ़ीस भरी थी। इसमें तकरीबन 6 मंथ्स आपके पूरे नहीं हुए। अगर जनवरी तक आपको जवाब नहीं मिलता, मेरे ख्याल में आपको फॉलो अप करना चाहिए कि प्लीज़ मुझे जल्द से जल्द जवाब दें। मैं मानता हूँ आजकल पैंडेमिक है और होम ऑफिस में डिले है, लेकिन ज़्यादातर जो एप्लीकेशन हैं होम ऑफिस उसको 6 मंथ्स में कंसिडर कर रही है। तो इसलिए आप जनवरी तक वेट कर लें। अगर उसके बाद जवाब नहीं आता फिर उसको फॉलो अप करें और मेरे ख्याल में वो आपको वीज़ा इशू कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। जाने से पहले आपको मैं अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊं जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल सकते हैं। हमेशा की तरह आप सबसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि प्लीज़ अगर आप सोशल मीडिया पर जाएँ, यूट्यूब के ऊपर, वहाँ आप डालें कामरान एजाज, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीक एक
एक्सक्लूसिव अपडेट वर्क परमिट्स के हवाले मैं वहाँ पब्लिश करूँगा। नाज़रीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। नाजरीन, आपको ब्रेक से खुशामदीद करते हैं और बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मुझे क्वेश्चन ये था कि 2012 तक मेरा स्टूडेंट वीज़ा था। ठीक है। उसके बाद मुझे 2 साल का जो ये मिलता था वर्क वीज़ा, PSW, ठीक है वीज़ा, जी जी, वो मुझे मिला 2 साल का। तो 2014 जब वो एक्सपायर हुआ तो साथ ही मेरे 10 साल भी पूरे हो गए। ठीक है। तो मुझे उसके बाद इंडेफिनेट मिल गया। अगर ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करता हूँ तो वो पिछले 10 साल की हिस्ट्री मांगते हैं आपके वर्क वीजे की, मतलब वर्क जो आपका टैक्स है। तो उसमें तो मतलब मेरे पास 2-3 साल तो मेरे वो भी होंगे जिसमें मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, मेरा स्टूडेंट वीजा था। आप यूके एंटर कब हुए थे? यूके में एंटर कब हुआ था? 2004 में। सॉरी 2004 में। 2014 में मेरे 10 पूरे हुए थे। ठीक है। सो 2014 में ठीक हो गया, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप अप्लाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर ब्रिटिश स्पाउस, वो आपके पिछले 3 साल देखते हैं। और अगर आप अप्लाई करते हैं ऑन राइट, वो आपके देखते हैं आपके पिछले 5 साल। और चाहे आपने वहाँ काम किया था या नहीं किया था, वो मेनली देख रहे हैं कि आप लॉफुल थे उन 5 सालों में, और आपने फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले 5 सालों में 540 डेज़ यूके से बाहर नहीं गुजारे। जो पिछला साल है अप्लाई करने से पहले, आपने 90 डेज से यूके से बाहर नहीं गुजारे। अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स पूरे फुलफ़िल कर देते हैं, आपको वो वीज़ा नेशनलिटी ग्रांट कर देंगे। सो जहाँ तक आपका सवाल था कि आप वहाँ काम नहीं कर रहे थे या आप पार्ट टाइम स्टूडेंट थे, उसमें उनको कोई इशू नहीं है। वो देखना चाहते हैं कि आपके पास लॉफुल रेजिडेंसी थी और आपने यूके के बाहर ज़्यादा दिन नहीं गुजारे। अगर आप ये सेटिस्फाई कर देते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है वो आपको नेशनलिटी ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमरान भाई, मेरा सवाल है कि मेरे पास 2 बच्चे हैं अंडर 5 ईयर ओल्ड, जो है ना वो इधर है मेरे पास इंग्लैंड में, और ठीक है। मेरी वाइफ पाकिस्तान है। उसका जो इम्पोर्ट का मसला है, कोई इसमें तरीका है, कोई मैं अप्लाई कर सकता हूँ कोई? आपके पास नेशनलिटी कौन सी है? मेरी ब्रिटिश है। मैं इधर 36 ईयर से रह रहा हूँ, मेरी सेकंड मैरिज है मेरी। ठीक है। तो बच्चे जो है मेरे 2 इधर मेरे पास हैं, स्कूल में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। तो मैं इस वक्त काम नहीं कर रहा। वो जो बच्चे हैं वो पहली रिलेशनशिप से, ठीक है, सॉरी, वो जो बच्चे हैं आपके जो भी यहाँ आपके साथ रह रहे हैं, वो पहली रिलेशनशिप से हैं या सेकंड वाइफ से? सेकंड वाइफ के हैं। ठीक है। और आप काम क्यों नहीं कर रहे, वजह क्या है वैसे मैं पूछ रहा हूँ? क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, देखभाल करने के लिए और कोई नहीं है इधर। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, वैसे तो जब आप अप्लाई करते हैं टू स्पॉन्सर योर वाइफ फ्रॉम पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से, आपको इनकम रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है, जो है 18,600। अब अगर आप होम ऑफिस की गाइडेंस देखें, वहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हों, फिर उस रिक्वायरमेंट को वो दूर कर देते हैं। अब आपके केस में ये है कि आपके पास 2 बच्चे हैं जिनकी आप परवरिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी माँ पाकिस्तान में है, उस वजह से आप काम नहीं कर सकते। अब आप एप्लीकेशन ज़रूर सबमिट कर सकते हैं और उनको एक्सप्लेन करें कि जी इस वजह से मैं काम नहीं कर रहा, मैं इनकम रिक्वायरमेंट नहीं मीट कर रहा, प्लीज़ कंपैशनेट ग्राउंड्स पर मेरी वाइफ को वीज़ा दिया जाए, क्योंकि वो फिर आके बच्चों की परवरिश सही तरह कर सकती है जैसे एक माँ करती है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ग्रांट कर देंगे। सो बेस्ट चीज़ यही होगी कि फ़ौरी तौर पर स्पाउस वीज़ा आप एप्लीकेशन सबमिट कर दें आपकी वाइफ की, और फिर वेट करें जवाब का। हो सकता है कि कभी कभी केस वर्कर इसमें
डिस्क्रेशन नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन उनको करना चाहिए। अगर आप सही तरह एक सिस्टर के थ्रू ये एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और वो सही तरह रिप्रेजेंटेशन आपके करेगा, होम ऑफिस को डिस्क्रेशन इस्तेमाल करनी चाहिए और ग्रांट करना चाहिए। अगर वो नहीं करते, अपील में जाके ये ज़रूर ये आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगा और आपकी वाइफ को 10 ईयर रूट पर वीज़ा ग्रांट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो, मैं एक प्रश्न उसमें एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मेरा भाई है, वो ब्रिटिश सिटीजन है जी जी। और उसका लड़का इंडिया है और वो 22 साल का है। ठीक है। तो उसको इधर स्पॉन्सर करना है, तो वो परमानेंट आ सकता है कि नहीं? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी नहीं, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आपके जो भाई का बेटा है वो ओवर 18 हो गया है। आपका जो भाई है उसको वो स्पॉन्सर नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो 18 से ऊपर हो गया है। अगर जो है आपका नेफ्यू, अगर वो इंडिया में स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, शायद वो यूके में स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकता है, वो उसके लिए एक ऑप्शन है, और वो उसमें आप देख सकते हैं कि अगर उसको वीज़ा मिलता है या नहीं, या वो विज़िट के लिए अप्लाई कर सकता है कि मैं अपने फादर को विज़िट करना चाहता हूँ यूके में, उसमें शायद चांस हो, लेकिन स्लिम होता है, लेकिन आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। काशिफ बात कर रहा हूँ सर, ठीक है? वालेकुम सलाम जी, कासिफ साहब। जी, मैंने पूछना था, मेरा ना वीज़ा एक्सपायर हो गया था 2012 में, तो मैं उससे हो गया था, फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई। ठीक है। तो मुझे 10 साल रूट पे डाल दिया। ठीक है, ये कब डाला गया था आपको? 2016 में। 16 में, करेक्ट? हाँ जी। ठीक है। तो उसके फिर हमारी सेपरेशन हो गई, तो मुझे चेंज करना पड़ा वीज़ा तो ब्रिटिश सिटीजन के बेस पे। तो मैंने वो टैक्स वगैरह भी पे किया, लेकिन वो कहते हैं कि आपको 10 साल वाले रूट पे रहना पड़ना है, चेंज नहीं कर सकते 5 साल वाले पे। ठीक है। तो अब मसला ये है कि अभी डिवोर्स हो गई है, तो मैं पाकिस्तान शादी करना चाहता हूँ और इसको बुलाना चाहता हूँ, तो कोई इसका सोल्यूशन है? उसे कैसे बुला सकता हूँ, कैसे नहीं? ठीक है, मैं खुद डिपेंडेंट हूँ अपनी बेटी के ऊपर। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, जब तक आपको इंडेफिनिट नहीं मिलता फिर ही जाके आप अपनी सेकंड वाइफ को बुला सकते हैं यूके में। सो अनफॉर्चुनेटली आपको वेट करना पड़ेगा, जैसे ही आपको इंडेफिनिट मिलती है फिर आप अपनी वाइफ को पाकिस्तान से बुला सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमन साहब, मेरा सवाल है जी जी। कि मैं एंटरप्रेन्योर वीज़े पे हूँ। मुझे असल में इस कंट्री में 10 साल भी हो गए, और एंटरप्रेन्योर वीज़ा मेरा 2 साल और 2 से पेंडिंग है। सो कब से पेंडिंग है? सॉरी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। जी, आपने कहा पेंडिंग है, कब से पेंडिंग है? मैं 2018 सितंबर में मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, 2 इयर्स और 2 मंथ्स के, और स्टिल मेरा स्टेटस पेंडिंग है। ठीक है। और मीनवाइल मेरे सितंबर में 10 दिन ही पूरे हो गए हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा लास्ट एक्सटेंशन रिफ्यूज हुआ, तो मैंने री अप्लाई किया था, तो एक रिफ्यूजल है, और मेरी 3C हो चुकी है कि नहीं, और अगर नहीं तो मैं 10 ईयर पे कैसे अप्लाई करूं? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। पहली बात तो ये है कि जो व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आप सबको ये एडवाइस करता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं लॉन्ग रेजिडेंस पर एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, आप एक सॉलिसिटर से ज़रूर मिला करें एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके लीव में कोई ब्रेक हुई है या नहीं। दूसरा, आप होम ऑफिस से अपना रिकॉर्ड ज़रूर मंगाया करें एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले। वो फ्री होता है, ऑनलाइन आपने जाना है। अगर आप गूगल में डाल दें होम ऑफिस सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट, वहाँ एक लिंक आता है, उस पर क्लिक करें, और वहाँ 5-6 सवाल आपसे पूछेंगे, और आपको एप्लीकेशन भर के आप सबमिट कर दें ईमेल के थ्रू, और आपको विद इन 2 to 4 वीक्स आपको अपना होम ऑफिस रिकॉर्ड वो भेज देंगे। उसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके लीव में कोई ब्रेक हुई है या नहीं। अब जहाँ तक आपका सवाल है, आपने मुझे बताया कि आपकी जो पिछली एक्सटेंशन थी वो रिफ्यूज़ हुई थी, और उसके बाद आई थिंक 3C के तहत आपने अप्लाई किया है फर्दर लीव के लिए, या विद इन 14 डेज़ आपने अप्लाई कर दिया है दोबारा, और वो अभी तक पेंडिंग है। और अगर आप
3C इस्तेमाल करके आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं या नहीं। मेरे ख्याल में बेस्ट चीज़ ये होगी कि अभी जो आपका एप्लीकेशन जो पेंडिंग है अंडर Tier 1 उस पर ही रहें, क्योंकि वो जो पीरियड है जहाँ तक आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुआ था, और चाहे आप पिछले 2 साल हो गए आपका एक वैलिड एप्लीकेशन आपने सबमिट किया हुआ है, उसको वो नहीं मानेंगे एज लॉफुल रेजिडेंस। क्योंकि जो मैंने 2-3 हफ्ते पहले आपके साथ वो नई जजमेंट शेयर की थी, हक एंड अदर्स, वहाँ जजेस ने कहा था कि जो जुनैद अहमद केस है दैट इज़ गुड लॉ, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाता है और उसके विदिन 14 डेज़ आप एक नया एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन पेंडिंग रहता है, वो जो पीरियड है इट इज़ स्टिल अनलॉफुल। सो जब तक आपके वो Tier 1 एप्लीकेशन को वो ग्रांट नहीं करते, आप 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंस पर स्विच नहीं कर सकते। सो द बेस्ट थिंग विल बी कि आप होम ऑफिस को लिखें कि प्लीज़ मुझे जल्द से जल्द एक डिसीजन दें, फिर ही आप जाके देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल आपसे है कि मैंने सैलम लिया था, मुझे रिफ्यूजी, मुझे और मेरी मिसेज। सॉरी, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। इंडेफिनिट को 1 साल हो चुका है। ठीक है। तो क्या नेशनलिटी जब जो लाइफ इन यूके टेस्ट है उसमें मैंने एंट्री करके लेवल 1 लेवल 2 के सर्टिफिकेट हासिल किए हुए हैं, और मेरी बीवी ने एंट्री 3 की हुए हैं, तो क्या हमें लाइफ इन यूके टेस्ट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? ठीक है। आपको ILR कौन सी बेस पर ग्रांट किया गया था? मैंने पहले सैलम था, सैलम में मुझे रिफ्यूजी मिला था, उसके बाद इंडेफिनिट। ठीक है। और कब मिला था आपको रेफ्यूजी स्टेटस पर ILR? ये मुझे जो इंडेफिनिट मिला है ये पिछले साल 23 दिसंबर को मिला। 30 दिसंबर को, ठीक है। और जो आपने क्वालिफिकेशन पास किए हैं वो आपने कब पास किए थे? जी जी। वो आपने कब किया था वो टेस्ट? वो मैंने किया है 2014 से लेकर 18-19 तक। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अनफॉर्चुनेटली नॉट नहीं, आप उनको नहीं इस्तेमाल कर सकते। आपको B1 और लाइफ इन द यूके टेस्ट पास करना होगा। जैसे ही वो आप पास कर लेंगे फिर ही आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। 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 हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो गुमरान भाई, कहाँ से मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे पूछना है। मैंने फर्स्ट वो था Sorry, you can talk in English if it helps. Sorry? By all means, feel free to talk in English if it helps. All right, okay, I'll try. Okay. No, it's all right, I'll speak Punjabi. मैंने शादी करी थी कि लीगल से तो मेरे हस्बैंड को वीज़ा मिला है 2.5 years ago, beginning this year in January ਵਿੱਚ। Okay. तो फिर ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪ ਹੀ ਡਾਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ PL ਦੇ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ उन्होंने सानू डाल दिया 10 year रूट डालिया सी। या जी जी। बैरिस्टर बोला था जब अपने पास कार्ड आ जाएगा तो आप कन्वर्ट 5 years। yep, correct। अभी हमें डाली एप्लीकेशन आई थिंक फरवरी से डाली थी, पर कोई आंसर नहीं आया, उसका रिस्पांस नहीं आया। And have you done the has your husband done the fingerprints or given his documents? Sorry? Your husband who applied to switch over from the 10 year to the 5 year route, has he given his fingerprints or submitted his documents via email or by going to the Home Office centres? Yes. We submitted all the application, all the by email. Okay, and when was that done? The documents by email? He did the biometric, obviously when we submitted the application, that was in 2000. Right, so when did he submit the documents recently? Was it a month ago, 2 months ago via email? February. In February, okay. All right, thank you very much for your call. And sorry. There's another one as well.
हमने जो किसको इंडिया से मंगवाना है तो कौन सा कंट्री बेस्ट है जहाँ पर सेटल हो सके? Obviously UK में तो it's very tough here, no? Okay, yeah, I understand. Thank you very much. Yeah. Like the line drop. Right. In relation to your question, as far as I got the gist of, was your husband's applied to switch from the 10-year route to the 5-year route in February this year. He's given his documents to the Home Office via email, and you're currently waiting for a decision, and you've had no response since. Given that it's now been more than 6 months, your best bet would be is through your solicitor, write to the Home Office and say, look, it's been more than 6 months, please can you give us a decision? The uncertainty is killing us, we're left in limbo, and I'm pretty certain that they will respond to you, and hopefully it should be good news. In relation to your second question, if sponsoring family members to another European country, as far as that, I think that's what you asked. There's various options for you. It's Belgium, there's France, there's Italy, there's Spain. The world is your oyster, believe it or not. So you just have to decide which country will be best for them, and then you can speak to us or your local solicitor and they can help arrange that for you. Thank you very much for your call. नाज़रीन, ये था आखिरी कॉल ब्रेक जाने से पहले. जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता हूँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@me.com. इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड अगेन, अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं और वहाँ मुझे फॉलो करें, वहाँ भी आपको मैं मज़ीद अपडेट्स देता रहता हूँ. और नेक्स्ट वीक यूट्यूब पर एक हम स्पेशल अपडेट देंगे ऑन द न्यू PBS सिस्टम. नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद. मैं सिस्टर कामरान इजाज़. अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7-year चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01. नाज़रीन, वेलकम बैक. बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैं अपनी वाइफ में पूछना था. मैं इंडेफिनिट पे हूँ और मेरे 2 बच्चे ब्रिटिश हैं. जी जी. 5 and 7. वाइफ का जो लास्ट वीज़ा था वो मैंने आपसे पहले भी एक दफ़ा पूछा था. 8 साल उनको हो गए लास्ट वीज़ा की बेसिस पे. उन्होंने पहले 5 साल एज ए डिपेंडेंट गुजारे थे. अब गुजरा इंडेफिनिटली था. लास्ट वीज़ा जब उनका हुआ तो उन्होंने उसको 10-year रूट पे डाल दी. ठीक है. अब भी पूछना ये है कि अब क्या वो एज ए डिपेंडेंट अप्लाई कर सकती हैं या बेटर यही है कि वो एज ए 10-year रूट पे ही अप्लाई करें. एक चीज़. दूसरा ये कि इसकी फीस कितना, और तीसरा ये कि हम कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करें 1 हफ्ते बाद अप्लाई करें. ठीक है. अच्छा, अब आपने लाइन पर रहना है. मैं चाहता हूँ आपको आज इसका जवाब मिल जाए. आपको आपकी वाइफ को पहला वीज़ा 5-year रूट पर मिला था, करेक्ट? ये फर्स्ट 5 ये जो थे वो उस वक्त मैं इस कंट्री में भी इंडेफिनिट पे नहीं था, तो वो मेरे डिपेंडेंट पे थी. डिपेंडेंट पे थी, लेकिन उसके पास 5 साल का लगातार वीज़ा था, करेक्ट? नहीं, वो 2.5 साल के. 2.5 साल का. हाँ, 5 साल उसने पीरियड उसने कंप्लीट किया. ठीक है. उसके बाद आपकी वाइफ ने स्विच कर दिया टू व्हाट, टू द 10-year रूट. डिपेंडेंट ऑफ ILR. डिपेंडेंट ऑफ ILR. ठीक है. और उसके ऊपर उसको क्या मिला? एक 2.5 साल का वीज़ा. ये हो गए 7.5 साल, करेक्ट? अबाउट 8 years हो गए. 8 years अभी हो गए आपकी वाइफ को यहाँ ऑन द वीज़ा. ठीक है. अब आपका वीज़ा वाइफ का जुलाई 2012 में इस कंट्री में आई. ठीक हो गया. सो तकरीबन हाँ जी 8 साल तो 3-4 माह हो. ठीक है जी. अब आपकी वाइफ का वीज़ा एक्सपायर कब हो रहा है? ये 30th of November. 30th of November जो है विद इन एंड ऑफ दिस मंथ. ठीक हो गया. ठीक है. अब देखिए, जैसे मैंने आपको पिछली दफ़ा ही बताया था, अगर आपकी वाइफ स्विच करती है टू द 5-year रूट, जैसे आपकी बेस के ऊपर आपके पास ILR है या अगर आप ब्रिटिश हैं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको 10-year रूट पर आपकी वाइफ को लगाया था. बेस्ट चीज़ है उस रूट पर भी रहे, उस रूट पर रहे. ठीक है.
क्योंकि उसमें आपको ना तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी, ना आपकी वाइफ को इंग्लिश टेस्ट पास करना होगा, खाली आपकी वाइफ को यही साबित करना होगा कि आप और आपकी वाइफ जो आप बच्चे हैं वो आप इकट्ठे रह रहे हैं एक हाउस होल्ड में। So, जैसे वो कहते हैं ना इंग्लिश में, वाई फिक्स समथिंग दैट हैज़ नॉट बीन ब्रोकन। अगर कोई चीज़ टूटी नहीं है उसको क्यों ठीक करें। So, अगर आपकी वाइफ को उन्होंने 10 ईयर रूट पर रखा हुआ है, उसी रूट पर आप एक्सटेंशन अप्लाई कर लें। जैसे उसके 10 साल पूरे हो जाएंगे आप उसकी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। जहाँ तक आपका मतलब FLR-FT पे अप्लाई करें। जी, आप उसी रूट पर रहें जैसे आपने पिछली दफ़ा अप्लाई किया था। अब जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, मेरे ख्याल में आजकल जो होम ऑफिस की फ़ीस उन्होंने बढ़ा दी है, सो IHS सरचार्ज इज़ नाउ £624। सो तकरीबन आपकी जो होम ऑफिस फ़ीस होगी 2600 कुछ पाउंड्स ये होगी आपकी फ़ीस। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए? डॉक्यूमेंट्स मेनली आपने यही लगाने होंगे कि आप और आपकी वाइफ इकट्ठे रह रहे हैं एक हाउस होल्ड में। ठीक है, जैसे बिल्स, स्कूल लेटर्स, स्कूल रिपोर्ट्स, फोटोग्राफ्स वगैरह, ये चीज़ें अगर आप लगा दें ये दुरुस्त होगा। लेकिन अगेन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने सॉलिसिटर को मिल लें या आप हमें भी मिल सकते हैं, और बेस्ट चीज़ ये होगी आप सॉलिसिटर के थ्रू ये एप्लीकेशन सबमिट कर दें। ओके, ठीक है सर, और कोई सवाल आपका? बस ऑनलाइन ही अप्लाई होगा ना? जी ऑनलाइन ही होगा। जी जी ठीक है, लगता है इनको आपके इनका सवाल। थैंक यू वेरी मच कामरान। यू वेलकम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। नाज़रीन बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, वालेकुम सलाम। जी सर, सर मेरी बात करनी आपसे कि वो अभी 2.5 साल का हम लोगों को मिला, अभी उस पर एक्सटेंशन आ गया हम लोग का, और मेरा ये आपको पहले बता। सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंचा बोलें, चिल्ला के बोलें थोड़ा सा। वो क्या कि अभी हम लोग के पास 2.5 साल का वीजा है। ठीक है, ये रूट के ऊपर। ठीक है, 7 ईयर के ऊपर मिला था। ठीक है, तो अभी हम लोग को अभी अप्लाई है उसका हमको जनवरी में। क्या नहीं है? सॉरी जी, नेक्स्ट ये 2021 में। ठीक है, आपने एक्सटेंशन अप्लाई करनी है। ठीक है, हाँ, तो उसके लिए अभी मेरा जो एक बेटे उसमें NH में काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, NHS। ठीक है, एक बेटा है वो इधर 10 ईयर बीट के हमको मिल गया, वो ब्रिटिश पासपोर्ट। ठीक हो गया, मैं समझ गया। ठीक है, अभी वो डॉक्यूमेंट के पहले तो 3 मंथ 6 मंथ लगा था, अभी बोले 2.5 साल के पूरा रिकॉर्ड लगाना पड़ेगा। ऑनलाइन होता है अभी क्या? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने होंगे एप्लीकेशन में कि पिछले 2.5 साल आप और आपकी फैमिली इकट्ठे रह रहे थे एक हाउस होल्ड में, अगर उस बेस पर आपको वीज़ा मिला है। अब मुझे ये नहीं पता कि आपका जो बड़ा बेटा है आपने पिछली एप्लीकेशन में दिखाया था वो साथ रह रहा है आपके साथ या नहीं, लेकिन अगर आपने दिखाया था, फिर अगर वो साथ भी रह रहा है अभी भी, फिर आपने दिखाना है कि आप और आपका जो परिवार है इकट्ठे रह रहे थे पिछले 2.5 साल से। तो पिछले 2.5 साल के मेनली डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने होंगे। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान साहब। जी जी, हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है जी कि मैं ब्रिटिश हूँ जी जी, 2 बच्चे जो है ना वो पाकिस्तान से ना इधर थे 7 साल है। तो उस वक्त जब पाकिस्तान से वो इधर आए, उस वक्त मेरे पास अभी ब्रिटिश नेशनलिटी नहीं थी। मेरी ब्रिटिश नेशनलिटी जो है ना 4 साल पहले जो है ना वो मेरी हुई है। ठीक है। तो मैंने लास्ट ईयर जो बच्चे थे वो अंडर 18 थे मेरे दोनों बेटे। तो लास्ट ईयर जो है ना वो मैंने अपने एक बेटे का जो है ना वो नेचुरलाइजेशन जो है ना वो अप्लाई की थी अंडर 18 के ऊपर, तो उसकी वो नेचुरलाइजेशन उसकी हो गई थी। ठीक है। तो अब दूसरा बेटा जो है ना वो बस कोरोना से मेरी जॉब चली गई, पैसे नहीं थे तो मैं वेट करता रहा। तो अब 18 हो गया है मेरा दूसरा बेटा। तो मैंने ये पूछना है उसकी अब नेचुरलाइजेशन जो अप्लाई करनी है वो क्या वही जो अंडर 18 जो एप्लीकेशन फॉर्म है का वो लगाना है या एडल्ट का लगाना है? अगर एडल्ट का लगा तो क्या उसको लाइफ इन यूके या टेस्ट करना पड़ेगा? हालांकि वो बच्चा तो 7 साल से यहाँ से पढ़ रहा है, उसने ठीक है। सॉरी, जो है ना GCSE उसने कर लिया। ठीक है, एक सवाल मेरा है आपसे कि जब आपका बच्चे आपके जो 2 बेटे हैं वो एंटर हुए थे यहाँ, उनको ILR ग्रांट की गई थी फौरी तौर पर या 2.5 साल का वीज़ा?
उनको जो है ना वो 2.5 साल का जो है ना उनको वीजा उनको मिला था। और इनडेफिनेट उनको कब मिली थी? 5 साल बाद? क्या चीज ILR? ILR, हाँ जी। नहीं, ILR उनको नहीं मिली थी ना, उनका वही 7 साल पहले आए थे ना, तो उनको अभी ज़ाहिर है 7.5 साल प्लस ये समझ लें कि 2.5 साल का, फिर 2.5 साल का, फिर उनको जो है ना अब 2.5 साल का वीजा उनको मिला हुआ था। तो ऐसे था। वो जो उनकी मदर हैं उनके पास क्या है स्टेटस अभी? जो मेरी वाइफ है उसके पास वही 2.5 साल का ना वीजा वही उन्होंने दिया उनको। ठीक है, मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है कि अब आपका बेटा ओवर 18 हो गया है, फिर उसको एज एन एडल्ट अप्लाई करना होगा, और जी हाँ, उसको पास करना होगा B1 एंड लाइफ इन द UK टेस्ट। अब थोड़ा सा इसमें आपको एहतियात करना होगा, क्योंकि अभी आपका जो बेटा है दूसरा वो ओवर 18 हो गया है, उसमें शायद वो डिस्क्रिशन ना इस्तेमाल करें, क्योंकि अमूमन होता है कि जब बच्चा अंडर 18 होता है, केस वर्कर को गाइडेंस दी जाती है कि अगर एक बच्चे को यहाँ 2 साल से ज़्यादा उसने यहाँ गुजारे हैं और बच्चे के जो फ्यूचर इंटेंशंस हैं, अगर आप समझते हैं कि वो यहाँ होंगे, वो यहाँ रहेगा अपनी पूरी ज़िंदगी, फिर उस बच्चे को आप नेशनलिटी ग्रांट कर दें, डिस्क्रिशन इस्तेमाल कर दें। लेकिन अब आपका बेटा ओवर 18 हो गया है, हो सकता है कि होम ऑफिस उसमें डिस्क्रिशन ना इस्तेमाल करें। इसलिए बेस्ट चीज़ ये होगी, अप्लाई करने से पहले आप अपने कोई सॉलिसिटर को कंसल्ट कर लें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। Hi, I wanted to ask about my sister actually. Okay. She came here in 2011 Okay. to her A levels and then university. She completed her degree in July 2019. She then went home to to my dad for more than 6 months. She came back to the UK February this year, and she came back on visit visa. Okay. She's still currently here, and we will extend her visa. My question is, what routes she have that she can go for, and is there any property that she can take? She doesn't want to continue studying. Right, I understand. We are looking for a different route. Right. Now, my question to you is, she came in February, she came on a 6-month visit visa. So has she been applying for subsequent extensions by emailing the Home Office, or has that visa now expired? She did not apply for any extension. No, she didn't apply for any extension. I understand. Okay. Thank you very much for your call. Your sister now, unfortunately, is in quite a difficult situation. There aren't any routes that she can ordinarily apply on, because she can't switch in country to a student. She can't apply on a work permit because she has no status in the UK. I mean, potentially if she was to fall in love here with someone and get married, potentially on that basis she could get a visa if she had a child. That would strengthen her case even more. My best advice to you would be is consult your local solicitor who can discuss this with you in depth before you decide on making any application. Thank you very much for your call. नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. Hello. Hello, you're live on air. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. मैं चौधरी अनवर बोल रहा हूँ लंदन से. मैंने ये पूछना था कि मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ, तो मेरे पास परमानेंट रेजिडेंस कार्ड है, और वो जो आजकल आया हुआ है सेटल स्टेटस, करते हैं यूरोपियन सिटीजन, वो भी मैंने ले लिया है. मेरी वाइफ के पास परमानेंट कार्ड है. क्या उसको भी प्री सेटलमेंट का अंदराज कराना है? आपके वाइफ के पास परमानेंट रेजिडेंस है? मेरी वाइफ शी इज फ्रॉम पाकिस्तान. She has permanent residence? परमानेंट रेजिडेंस कार्ड है. Okay, I understand. Thank you very much for your call. देखें, अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंस है, अगर आप होम ऑफिस की गाइडेंस देखें, वहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप सेटलमेंट स्कीम के ऊपर अप्लाई करें सेटल स्टेटस के लिए. लेकिन जैसे हमने देखा है कि पहले लोगों को ILR पासपोर्ट पर ग्रांट किया जाता था, और अक्सर लोगों के पास अभी भी है कि ILR एक छोटी सी स्टिकर है पासपोर्ट के ऊपर लगी होती है कि वहाँ लिखा हुआ है इनडेफिनिट लीव टू रिमेन. आजकल एम्प्लॉयर्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते और कहते हैं आप बायोमेट्रिक कार्ड के लिए अप्लाई करिए. इसलिए
मेरी एडवाइस आप सबसे होगी कि अगर आपके पास है परमानेंट रेजिडेंस, आप फिर भी अप्लाई कर लें फॉर सेटल स्टेटस अंडर द EU सेटलमेंट स्कीम। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन। वहाँ आपकी वाइफ ने अपना डिटेल्स देने होंगे और अपना जो PR का जो कार्ड है वो अगर वो अपलोड कर दे, उसको ना तो बायोमेट्रिक्स देने होंगे क्योंकि वो फ़ोटो ले लेंगे ऐप के ज़रिए और उसको फौरी तौर पर विदिन 2 to 3 वीक्स वो डिसीजन दे देंगे कि आपको हमने ग्रांट कर दिया सेटल स्टेटस। सो बेस्ट चीज़ आप अप्लाई कर लें कि अगर नेक्स्ट ईयर अगर आप कोई जॉब पर जाते हैं, वहाँ शायद ये परमानेंट रेजिडेंस कार्ड को एक्सेप्ट ना करें और वो कहें कि नहीं हमें चाहिए सेटल स्टेटस। सो बेस्ट चीज़ इज़ जस्ट अप्लाई, नथिंग टू लूज़, और इसकी कोई फ़ीस भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, योर लाइफ ऑन है। Hello, Kamran. Hope good. Can you hear me? I can hear you loud and clear. Okay. So, Kamran, I just wanted to know one thing. Means I will tell you my current scenario. I was in UK from 2013 till 2017 October. Okay. And I was in a ICT long-term visa. Okay. Right. So after that, I need to move out to Switzerland for a year and a half. And after that, I again came back to UK. This tied to general visa. Okay. Okay. So I'm here in UK from February 2019 till the current time. So I wanted to know that there is the whatever time I've already spent in UK with my earlier visa and the time that I've spent my new tied to general visa, am I eligible for PR or can I apply for PR in any category? I'm not sure on that part. Okay, thank you very much for your call. As far as I'm aware, the time period that you spent outside the UK would mean that there has been a break in your leave. The best bet will be if you consult your local solicitor with your records, he can give you in-depth advice on that. And potentially it may be best for you to switch to another category with the new PBS system coming that leads to settlement for you. नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी कॉल आज के लिए। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ अगर आप जाएँ यूट्यूब के ऊपर और वहाँ टाइप करें कामरान इजाज़, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नाज़रीन, इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे सिर्फ PNS TV पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।